हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। ये इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। अगर आपने पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है जीनोटाइप। यहाँ पर हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की जो पर्सन को मिलता है अपने पेरेंट्स से। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है फिनोटाइप। यहाँ पर आपको पर्सन दिख रहा है, इसकी आंखें, इसकी शक्ल। यहाँ पर अगर हम इसको ऑब्जर्व कर पाए, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो पर्सन में, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में वो चीज दिख सकती है। फिनोटाइप में हम इन्वायरमेंट का रोल भी देख सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ हम बात करते हैं स्टेजेस की। ऐसी स्टेजेस जो हर एक पर्सन के लाइफ में होती हैं और पर्सन जब इन स्टेजेस से गुजरता है तो वो कई सारे चेंजेस महसूस करता है अपने बायोलॉजी में, अपने साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, अपने सोशल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो शुरुआत होती है प्रेगनेंसी से, जहाँ पर मदर अनाउंस करती हैं कि अब यहाँ पर कोई नया मेहमान आने वाला है। तो कंसेप्शन हुआ, देन बच्चा जो है वो आ गया इस दुनिया में, न्यूबॉर्न। देन चाइल्डहुड आता है, उसके बाद एडोलेसेंस। फाइनली आपके पास दो स्टेजेस रह जाती हैं। एक कहलाती है एडल्टहुड, जहाँ पर जिम्मेदारियां आपको घेर लेती हैं, आप सेटल होते हो और मैरिज यहाँ पर हो सकती है। फाइनल स्टेज जो आती है वो होती है ओल्ड एज। यहाँ पर भी कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, कई सारी लिमिटेशंस ओल्ड एज लेकर आती है। तो ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। इन सारी स्टेजेस का तो हमें पता लग गया। क्या हर एक स्टेज के अपने कुछ टास्क होंगे जो पर्सन को पूरे करने होंगे? हाँ, होंगे। और इन टास्क्स को हम बोलेंगे डेवलपमेंटल टास्क। अगर पर्सन इनको अच्छे से कर पाता है तो ये एक अच्छा साइन होगा, जबकि अगर उसमें कुछ डिले होते हैं तो वो प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका रिजोल्यूशन हमें करना होगा अगर हम चाहते हैं कि पर्सन अच्छे से डेवलप हो। अब बारी आती है प्रीनेटल स्टेज की। यहाँ पर एक ऐसी स्टेज की बात मैं कर रही हूँ जो शुरू होती है कंसेप्शन से और चलती है बर्थ तक। ठीक है, यहाँ पर पर्सन जो है वो प्रेग्नेंट है, वुमेन, और वो जन्म देने वाली है एक बच्चे को। ये 9 महीने का पीरियड रहेगा और यहाँ पर मदर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं काफी सारे फैक्टर, और क्योंकि मदर भी इन्फ्लुएंस्ड हो रही हैं तो बच्चा भी इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो एक फैक्टर जो है वो है जेनेटिक्स। माँ अपने बच्चों में जीन्स प्रोवाइड करेगी, तो अगर वो हेल्दी जीन्स है तो वो बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, अगर वो फॉल्टी जीन्स हैं तो वो बच्चे की डेवलपमेंट में बाधा बन सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो है इन्वायरमेंट। यहाँ पर किस तरीके का इन्वायरमेंट मदर को मिल रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मदर की मेंटल प्रोसेसेस पर, एक्सपीरियंसेस पर और बिहेवियर पर। ये भी डिटरमाइन करेंगे कि पर्सन अपना ध्यान कितना रखेगा और ऐसे में उस चीज का इन्फ्लुएंस बच्चे पर कैसा पड़ेगा। यहाँ पर ये जो रेड कलर में लेडी है, ये एक ऐसे इन्वायरमेंट से आती हैं जहाँ पर काफी सपोर्ट मिलता है। ओके, इनको अच्छी डाइट दी जाती है, इनकी एज भी एक अच्छा फैक्टर है जो कि हेल्प कर रहा है, क्योंकि अब इनकी इम्यूनिटी भी अच्छी है एंड जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ओल्ड एज में वो यहाँ पर नहीं है। तो इनका इमोशनल स्टेट जो है वो भी हम अगर कंसीडर करें तो वो भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि पॉजिटिविटी से भरा हुआ इन्वायरमेंट है। हस्बैंड का भी काफी सपोर्ट है, कोई भी डिसीज या इन्फेक्शन का खतरा अभी नहीं है क्योंकि ये अपना ध्यान रख रही हैं। वहीं अगर हम दूसरी लेडी की बात करें जो कि पर्पल कलर के कपड़ों में यहाँ पर है, बी नाम से, तो यहाँ पर इनके केस में आप अपोजिट मान लो। एज भी फैक्टर है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रही, कुपोषण हो रहा है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है ये वाली जर्नी उनके लिए। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक माँ की एज क्या है, उनका पोषण किस तरीके से किया जा रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उनकी इमोशनल स्टेट क्या है, क्या उनके पास सपोर्ट स्ट्रक्चर है या नहीं है, कोई डिसीजेस या इन्फेक्शन की प्रेजेंस तो वहां नहीं है। ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं इस जर्नी को। अगर आप यहाँ पर इन दो लेडीज को देखो तो आप पाओगे कि इनके स्टेट में थोड़ा डिफरेंस है, जो कि दिख रहा है इनके फेशियल एक्सप्रेशन से, राइट। एक खुश है लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली उतनी खुश नहीं है। अगर हम यहाँ पर टेराटोजन्स, जो कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इसको कंसीडर करें तो हम ये देख सकते हैं कि इस
पर्टिकुलर लेडी के ऊपर जो कि खुश नहीं है, वो प्रभाव है टेराटोजेंस का। क्यों और क्या है ये टेराटोजेंस? टेराटोजेंस हैं ऐसे इन्वायरमेंट के एजेंट्स जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा नुकसान जो कि घातक भी हो सकता है उसके सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर अगर माँ इसके संपर्क में आती है इन चीजों के जो कि कहलाते हैं टेराटोजेंस, जैसे कि पॉल्यूशन, अल्कोहल, ड्रग्स, रेडिएशन, इन्फेक्शन, टॉक्सिक वेस्ट, सो यहाँ पर ये चीजें माँ को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चे को भी सीरियस डैमेज पहुंचा सकती हैं। उसको ब्रेन एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, उसको कोई डिफेक्ट हो सकता है और कभी कभार अगर सीरियस कंडीशन हो तो डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं। सो अब बारी आती है इन्फेंसी की। सो यहाँ पर न्यूबॉर्न इस दुनिया में आ चुका है, वो अपने इस वर्ल्ड को अब समझेगा, धीरे धीरे जानेगा। शुरुआत होगी कुछ बेसिक सी चीजों से, जैसे ब्रीदिंग, ठीक है। सो सांस वो ले सकता है जो उसको लेना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल को मेंटेन करना जरूरी है। सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए और भी काफी सारी चीजें जरूरी हैं। क्या है? मिल्क को कंज्यूम कर पाना, ठीक है। सो सकिंग बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जो खाना पेट में है उसको निकालना भी है, राइट। सो एलिमिनेशन करना बॉडी वेस्ट का, वो भी बच्चा कर पाएगा आसानी से। सो यहाँ पर ये जो न्यूबॉर्न है ये उन चीजों को कर पा रहा है जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल है, ठीक है। ब्रीदिंग, सकिंग, स्वेलो कर सकता है चीजों को और डिस्चार्ज कर सकता है अपने बॉडीली वेस्ट को। इसके अलावा ये एक बहुत ही प्यारी सी चीज भी कर सकता है जो कि है अपनी मदर की आवाज को पहचान पाना। सो उसको दूसरी आवाजों से डिस्टिंग्विश कर पाना। लाइक वाओ, हाउ कूल इज दैट। अच्छी सी प्यारी सी मदर की आवाज को ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा समझ सकता है। और ये कितना असेंशियल होगा ना पर्सन के लिए भी जिसने जन्म दिया है और उस बच्चे के लिए भी, क्योंकि यहीं से तो बॉन्डिंग की शुरुआत होगी। सो यहाँ पर ये क्यूट सा बच्चा एक और चीज करता है जो कि है पलकों को झपकाना। सो छोटी छोटी आंखें हैं और उसमें इतनी मेहनत, वाह। तो ये जो मेहनत कर रहा है ब्लिंकिंग का बिहेवियर करने में, ये ब्लिंकिंग कहलाएगी रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? रिफ्लेक्सेस होते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस, यानी ऐसे रिस्पॉन्सेस जो कि किसी चीज की प्रेजेंस में हो और ऑटोमेटिक हो, यानी उसके लिए आपका कंट्रोल नहीं लग रहा, आपका दिमाग बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहा डिसाइड करने में कि ये करना है या नहीं करना, ये बस हो रहा है और ये जेनेटिकली आता है बच्चे के अंदर और ये इंश्योर करता है कि उसका सर्वाइवल रहे। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल मैकेनिज्म यहाँ पर बनकर आता है। क्या बस बच्चा ब्लिंकिंग कर सकता है कि मैं पूरे टाइम अपनी पलकों को झपकाता रहूंगा? नहीं, इसके अलावा वो क्या कर सकता है? कफिंग। इसके अलावा वो यॉर्निंग भी कर सकता है कि अरे यार थक गई, उबासी आ रही है। इसके अलावा अगर मोटर मूवमेंट्स की हम बात करें तो उसमें कुछ बेसिक स्किल्स हमें दिख सकती हैं, जैसे बच्चे के पास कोई टॉय लेकर जाओ तो वो उसको पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाएगा, राइट। यहाँ पर हम 2 साल तक की बात कर रहे हैं तो बच्चा यहाँ पर बैठने भी लग जाएगा, उसके बाद वो क्रॉल करने लग जाएगा, फिर और बड़ा होगा तो वॉकिंग भी आ जाएगी, रनिंग भी आ जाएगी। सो ये सारी ऐसी मूवमेंट्स होंगी जो कि मोटर है, यहाँ पर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मोटर डेवलपमेंट की बात, जिसमें आते हैं रिफ्लेक्सेस और मोटर स्किल्स। अब बारी आती है सेंसरी एबिलिटीज को डिस्कस करने की। सेंस ऑर्गन्स हमारे पास हैं, राइट। बच्चे के पास भी होंगे आंखें क्यूट क्यूट सी जिसको वो ब्लिंक करता है ना। तो क्या वो देख पाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एडल्ट देख पाते हैं? शुरुआत की स्टेज में नहीं, धीरे धीरे ही डेवलप होती है ये वाली एबिलिटी। फर्स्ट ईयर तक आने के बाद ही ऑलमोस्ट सेम हो जाता है एडल्ट का और बच्चे का विजन। सो उससे पहले बच्चे को दिख तो रहा होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता क्योंकि विजन अभी डेवलप हो रहा है। कलर विजन की बात करें तो यहाँ पर कलर सारे के सारे डिस्टिंग्विश कर पाना डिफिकल्ट है, नहीं कर पाते बच्चे ये चीज। कुछ व्हाइट और रेड में बोलते हैं कि कर सकते हैं डिस्टिंग्विश, बट ये जो पूरा कलर विजन डेवलप होता है वो होता है 3 मंथ्स ऑफ एज तक। तो 3 महीने का बच्चा कलर विजन डेवलप कर लेता है। सो अब बात आती है हियरिंग की। तो बच्चे के ये जो छोटे छोटे कान हैं ये बड़े अच्छे वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुन सकते हैं चीजों को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ।
बात करें हम टच की, तो न्यूबॉर्न्स जो हैं वो टच महसूस कर सकते हैं, मदर अगर उसको टच करती हैं या कोई और टच करता है तो, और उनको दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा स्मेल और टेस्ट की कैपेसिटीज भी होती हैं बच्चे में प्रेजेंट। सो अब बारी आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी करने की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 0 से 2 साल के बच्चे की। तो क्या यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो इस बच्चे का कॉग्निटिव लेवल क्या होगा? यहाँ पर हम जब कॉग्निशन की बात करते हैं तो मैं रेफर कर रही हूँ ऐसी चीज़ों को जो कि मेंटल प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जांपल थिंकिंग, सोचना, याद करना, परसीव करना, किसी चीज़ को मीनिंग देना, कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट करना अपने दिमाग में। अब क्योंकि ये न्यूबॉर्न का केस है तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें इतनी एडवांस लेवल की तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, कुछ बहुत ही बेसिक लेवल की ये चीज़ें चलेंगी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो एक बड़े बच्चे की है और एक छोटे बच्चे की जो है, जो कि अभी-अभी इस दुनिया में आया है, वो काफ़ी डिफरेंट होगी और उसको होना भी चाहिए। सो यहाँ पर हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि बच्चा जो है वो अब अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए अपने सेंसेस का यूज़ करेगा। ये वाली नॉलेज हमारे पास आती है जीन पियाजे द्वारा दी गई थ्योरी से, जो कि 4 स्टेजेस की बात करती है, जिसमें पहली स्टेज कहलाती है सेंसरी मोटर स्टेज। और क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है सेंसरी मोटर वो ही अपने आप बयान कर रहा है कि यहाँ क्या बात होने वाली है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सेंसेशन की। सेंसेशन कब होगी? जब सेंस ऑर्गन का यूज़ होगा। सेंस ऑर्गन का यूज़ क्यों होगा? क्योंकि वर्ल्ड को समझना है, जानना है। तो बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही समझ पाता है, वो चीज़ों को टच कर पाता है, वो देख पाता है, वो सुन पाता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करता है इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। और यहाँ पर एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो यहाँ पर इस चीज़ की जो है वो कमी देखी जाती है न्यूबॉर्न्स के केस में। क्या है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस? ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने से हटा लिया जाए तो आप अगर परमानेंस एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आप उस चीज़ को ढूंढना चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो चीज़ चाहे मेरी आंखों के सामने नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट तो करती है। लेकिन यही वाली जो चीज़ है, ये अवेयरनेस ये बच्चे में नहीं होती, न्यूबॉर्न में उतनी डेवलप। जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं तब ये चीज़ आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, लेकिन इन्फेंसी की जब हम बात करें तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है अटैचमेंट का। ये पार्ट है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का। तो बच्चा क्योंकि अब इस दुनिया में है तो उसके सराउंडिंग में जो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा उसको अटेंशन देंगे, केयर देंगे, वो होंगे उसके पेरेंट्स, ठीक है? या फिर इन सम केसेस कोई और भी हो सकता है जो भी केयर गिवर है। लेकिन यहाँ पर केयर गिवर के साथ उसका जो एक बॉन्ड बनता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें बच्चा सेफ फील करता है, उसे लगता है कि मेरे जो है नीड्स वो पूरी होंगी और मुझे यहाँ सेफ्टी है, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हार्म कर देगा। और ऐसे में ये जो अटैचमेंट है, ये ऐसी इमोशनल बॉन्डिंग है जो बनती है बिटवीन न्यूबॉर्न एंड देयर केयरगिवर। इसका सिक्योर या ऐसा होना जिसमें बच्चे का सर्वाइवल जो है वो इंश्योर हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ठीक नहीं रहती, यहाँ पर बच्चा अनसेफ महसूस करता है, उसको वो वाला वार्म्थ नहीं फील होता, अफेक्शन नहीं फील होता, केयर नहीं फील होती, उसको ऐसा लगता है कि माँ उसको छोड़ देगी, तो यहाँ पर एंजाइटी भी बच्चा एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ऐसे में ये अटैचमेंट सिक्योर भी हो सकती है और इनसिक्योर भी। अटैचमेंट के लिटरेचर में हमें देखने को मिलती है एक बहुत ही बेहतरीन सी स्टडी जिसे किया है हार्लो एंड हार्लो ने 1962 में। यहाँ पर उन्होंने एक मंकी लिया, ठीक है? बच्चा था छोटा सा क्यूट सा, और ये ऐसा बच्चा था जो कि 8 आवर्स के बाद सेपरेट हुआ था अपनी मदर से। तो अब इसके लिए नई मदर्स का जुगाड़ किया गया। एक मदर थी जो वायर की बनी हुई थी और फीड कर पाती थी, तो ऐसा जुगाड़ बिठाया गया जिसमें वायर की मदर भी नरिश कर सकती है उस बेबी मंकी को। और दूसरी मदर जो है वो बनाई गई इस तरीके से कि वो क्लोथ की थी, तो यहाँ पर उसके कंफर्ट को ध्यान में रखा गया, वो भी फीड कर सकती थी। सो जब रिजल्ट्स आए तो उन्होंने ये जाना कि बच्चा प्रेफर करता है क्लोथ वाली मदर को, इवन दो दोनों ही नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, वायर वाली भी क्लोथ वाली भी। लेकिन
क्लॉथ वाली मदर जो है वो कंफर्ट भी है। लाइक क्लॉथ को आप इमेजिन करो, क्या कंफर्ट मिल रहा होगा, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट उस बच्चे को फील हो रहा होगा अपनी स्किन पर उस मदर का कांटेक्ट। और क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है तो ऐसे में अटैचमेंट वाली चीज जो है वो क्लॉथ से आ गई, लेकिन वायर से नहीं, जबकि फीडिंग जो है वो दोनों कर रही थी। तो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी बात पता लगती है कि नरिशमेंट जो है अपने आप में वो एंड नहीं है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंफर्ट बच्चे के लिए। और अगर केयर गिवर वो प्रोवाइड कर पा रहा है तो वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा साइन है। इसी के साथ ये वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे चाइल्डहुड और इसमें होने वाले चेंजेस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने में। और अभी के लिए थैंक यू, बाय।